सॉरी आगणन इकाइयां ना, संकलन में आगणन यानी गण जिनकी गणना की जा सके डाटा कलेक्शन। यूनिट्स ऑफ कलेक्शन एंड एन्यूमरेशन है ना, वे इकाइयां जिनके आधार पर माप किए जाते हैं, समंकों को इकट्ठा किया जाता है, जैसे वस्त्र उत्पादन के माप के लिए मीटर, चीनी उत्पादन के लिए मीट्रिक टन। तो ये क्या कहता है, संकलन व आगमन इकाइयों का मतलब क्या हुआ कि वे इकाइयां जिनके आधार पर माप किए जाते हैं, मापन किया जाता है, सांख्यिकी जो इकाई है मापन किया जाता है, वो आपकी संकलन में आगमन इकाइयां कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कहता है, मान लो आप सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं, तो ये टन में भी हो सकता है, क्विंटल में हो सकता है ना, ये चीज हो गई। इसी तरीके कपड़े की बात करें, मान लो कपड़े का कोई फैक्ट्री कपड़े का उत्पादन कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है वो टन वगैरह में थोड़ी होगी, वो मीटर में होगा, तो वो मीटर में आ जाएगा। ऐसे ही ये कहलाएगा कि यूनिट्स ऑफ कलेक्शन एंड इन्यूमरेशन यानी आगणन। इसके अंदर पहली पढ़ेंगे सरल इकाई, इनके अंदर जो मापन ये जो इकाइयां हैं, इसमें पहला हम अध्ययन करेंगे सरल इकाई का, सिंपल यूनिट। ठीक है, सरल इकाई के बारे में पढ़ेंगे। वे इकाइयां जो एक ही शब्द द्वारा व्यक्त की जाती है, बड़ा इजी है। वे इकाइयां जो एक ही शब्द द्वारा व्यक्त की जाती है, ठीक है। जैसे मैं कहूं सीमेंट का उत्पादन, तो टन में भी हो सकता है, क्विंटल में भी हो सकता है ना, ठीक है। और हम मान लो समय के रिलेटेड को बात करना चाहें तो घंटे में बात कर सकते हैं समय के लिए, ठीक है। हमने कहा कि एक रेलवे द्वारा एक दिन में 4 लाख यात्रियों को यात्रा करवाई जाती है, तो यात्री भी एक ही घटक हो गया, सरल इकाई होगी। ऐसे ही हमने कहा कि भैया जयपुर शहर में रोजाना 3,000 दुर्घटनाएं होती हैं, तो ये भी एक सांख्यिकी आंकड़ा है जिनको हमने इकट्ठा किया और ये लिखा किसके रूप में, दुर्घटना के रूप में लिखा। एक सिंपल इकाई हो गई, सरल इकाई के रूप में इसको, जिसमें एक ही शब्द के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, इसी में संकलन में आगणन इकाइयों में ही, इन्यूमरेशन और कलेक्शन में ही अन्य जो बात आती है वो आती है मिश्रित। अब मिश्रित में क्या होगा बताओ, मिश्रित या संयुक्त में स्वाभाविक सी बात है कि इसके साथ कुछ और जुड़ा होगा, एक इकाई तो ये होगी ना, तो उसके साथ कुछ और जुड़ा हुआ होगा, मिश्रित यानी कंपोजाइट, यानी दो या दो से अधिक इकाइयों के सम्मिलन क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित या संयुक्त इकाइयां कहते हैं। जैसे मैं कहूं रेल यात्री, यानी रेल से जाने वाले यात्री, हाँ रेल यात्री कहलाते हैं। हवाई जहाज यात्री, तो हवाई जहाज से जाने वाले यात्री कहलाएंगे। और यदि मैं बात करना चाहूं औद्योगिक दुर्घटना लिखूं मैं यहाँ, औद्योगिक दुर्घटना, जिसका अर्थ क्या हुआ, औद्योगिक यानी उद्योगों में होने वाली दुर्घटना। ये कुछ उदाहरण है, ये आपकी मैसेज में पूछ सकता है, पूछने में कोई बड़ी बात नहीं है। निम्न में से औद्योगिक दुर्घटना संबंधित है, पहला सरल इकाई दे देगा, संकलन दे देगा, आगणन दे देगा, मिश्रित या संयुक्त दे देगा। अब वहां पे ये कैसे से संबंधित नहीं है, तो सीधी सी बात है संकलन आगणन से ये दोनों चीजें संबंधित हैं, सिर्फ ये नहीं, सरल इकाई संबंध नहीं है कौन से और उदाहरण देकर लिख सकता है, मिश्रित या संयुक्त से। तो ये कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने इसमें पढ़ी। दूसरा पार्ट था आपका विश्लेषण में निर्वचन इकाइयां। पहली जो संकलन में आगणन इकाइयां प्रकार पढ़ लिए सांख्यिकी इकाइयों की, संगणन व आगणन वाली। दूसरा जो इसमें था वो ये था विश्लेषण व निर्वचन इकाइयां, विश्लेषण व निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन वाली होगी ना, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस है ना, ये जो इकाइयां होती हैं, यूनिट्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यूनिट्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इकाइयां, इनका अध्ययन करेंगे प्रकार के रूप में। जिसमें पहला जो बात हम करते हैं दर, फर्स्ट जो क्या होती है दर, या चाहे मैथ में पढ़ोगे इनमें भी आएगा, जिसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ठीक है, ऐसे दर आएगा। क्या पढ़ेंगे, दर, जिसके अंदर क्या करेंगे, किसी संख्या को प्रतिशत या प्रति सहस्त्र या प्रति लाख के आदि के आधार पे, मैंने अभी भी बताया था ये प्रतिशत के रूप में भी हो सकता है, प्रति हजार, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता दर, है ना, तो प्रति हजार भी हो सकता है,
है ना, प्रति हजार भी हो सकता है, प्रति लाख भी हो सकता है। तो ये दरों के हिसाब से है भी आप किस अनुपात में कैसा इसको लेते हैं। आंकड़ों का विशेष में निर्वचन किया जाता है। इसमें प्रतिशत ब्याज दर हो गई, प्रतिशत लाभ की दर, जन्म दर हो गई, मृत्यु दर आदि। दरों में अंश और हर की संख्याएं भिन्न प्रकार की होती हैं, ध्यान रखना। दरों में अंश व हर, ये इंपॉर्टेंट है, दरों में अंश व हर की संख्याएं भिन्न प्रकार की होती हैं, की संख्याएं भिन्न प्रकार की होती हैं। यानी हम पहले जो पढ़ रहे थे सरल इकाई में या मिश्रित या वो जो इकाई थी उनमें दोनों ही, यानी ऊपर वाला हिस्सा भी उसी से रिलेटेड था, इसमें भी इसी से रिलेटेड था। यहाँ पर आपके दरों में अंश व हर संख्याएं भिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे मृत्यु संख्या, आपसे मृत्यु दर पूछे तो स्वाभाविक सी ऊपर तो आ जाएगा मरने वालों की संख्या बटा में कुल जनसंख्या, तो बटा में कुल जनसंख्या, ठीक है। तो अंश में हर की संख्या भिन्न प्रकार की होती है। ऐसी जन्म दर आ जाएगी, नीचे कुल जनसंख्या हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो बात हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनुपात। विश्लेषण में निर्वचन इकाइयों में नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनुपात, रेशो, है ना, अनुपात। यहाँ दो सहजातीय यानी एक ही जाति के एक ही गुट के, है ना, वह समान संख्याओं में पार्श्विक संबंध को अनुपात में व्यक्त किया था। ध्यान रखना, अनुपात की मुख्य विशेषता क्या हुई, सहजातीय होनी चाहिए, यानी एक ही तरह का। ऐसा नहीं है कि किलोमीटर का संबंध आप रुपए में दिखा रहे हो ना, दोनों के अनुपात में, यानी इधर भी किलोमीटर है तो इधर भी किलोमीटर ही होगा। ए भी किलोमीटर में बता रहा है तो बी भी किलोमीटर में ही बताएगा, ऐसा नहीं उसको रुपए में ले लेंगे। तो यहाँ दो सहजाती व समान संख्याओं में पार्श्विक संबंध को अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। दो सहजातीय एवं समान जो संबंध रखने वाले हैं, समान जो संख्याएं हैं, उनके पार्श्विक संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात दो सहजातीय समूहों को आपस में भाग देने से प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहूं, जैसे हम कहें कि 500 महिला पर 100 बच्चे, है ना, तो यहाँ पर इकाई तो एक जैसी होगी मनुष्य से रिलेटेड, 500 100 के बच्चे बीच में, यानी 5:1, ऐसा भी हो सकता है। 500 महिला पर 100 बच्चे यानी 5:1, और 1:5 भी हो सकता है। वो जैसा भी हम किसी की बात, जैसे मान लो आय का बताया था अभी मैंने, आय और व्यय, मान लो इधर 10,000 ए व्यक्ति द्वारा खर्च किया गया और ए व्यक्ति द्वारा व्यय 5,000 किया गया, है ना, और बी व्यक्ति द्वारा 20,000 रुपये आय की गई और उसने 15,000 खर्च कर दिए। तो यहाँ से आपस में संबंध भी बता सकते हैं, यानी ए का बी की आय के अंदर और व्यय के अंदर भी कौन कितना खर्च कर रहा है ये भी बता सकते हैं, ठीक है, किस अनुपात में कर रहा है, यहाँ रेशो निकल सकता है, ठीक है। जैसे 10,000 का 20,000 संबंध होगा 1:2, यहाँ होगा 1:3। तो या जो आपका बी है वो ए की तुलना में ज्यादा क्या करेगा, इधर ये व्यय पहले है ना ऊपर, अच्छा आय और व्यय, 10,000 रुपये इनकम में से 5,000 कर रहा है खर्च, सॉरी 10,000 में से 5,000 खर्च कर रहा है, इनका निकालेंगे, ए का निकालेंगे तो 5,000 बटा 10,000 आएगा, ठीक है। और बी का निकालेंगे तो 15,000 बटा 20,000 आएगा। तो इसका अनुपात हुआ 1:2, है ना, 1/2 या 1:2। इसका अनुपात हुआ 3, 15, 20, 3/4, यानी 3/3:4 ये। तो स्वाभाविक सी बात है कि बी का अनुपात कम है ए की तुलना में, है ना, ए कम खर्च करता है, ये तो मतलब हुआ ए की बचत ज्यादा है। यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि किसकी बचत, हालांकि देखने में देखा जाए दोनों के बीच 5,000 का डिफरेंस है, भले ही इसकी इनकम ज्यादा है लेकिन इसका खर्चा ज्यादा है। तो ये अनुपातों के माध्यम से हम विश्लेषण कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट आता है गुणांक, ठीक है। नेक्स्ट जो विश्लेषण निर्वचन इकाइयों में जो सेकंड पार्ट था हमारा वो आता है गुणांक। गुणांक कोफिशिएंट, गुणांक कोफिशिएंट COEFFICIENT कोफिशिएंट, ये कहता है सहजातीय
अंश व हर सजातीय अंश व हर की तुलना के निर्वचन सजातीय अंश व हर की तुलना के निर्वचन इकाई गुणांक कहलाती है, याद रखना। ठीक है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C बराबर Q बटा N, ऐसा भी दर्शा सकते हैं। कोफिशिएंट का C ले लिया, C कोफिशिएंट या गुणांक कहलाता है, Q क्वांटिटी कितनी मात्रा जिसका गुणांक ज्ञात करना है, N कुल आधार संख्या होगी, कुल आधार संख्या, N नंबर ऑफ आइटम कितनी है, कुल आधार संख्या। ठीक है, और Q क्वांटिटी मात्रा जिसका हमें गुणांक निकालना है, जैसे मैं लिखूं कि कुल जनसंख्या 1000, उत्पन्न बच्चों की संख्या 310, यानी 1000 पर बच्चों का जन्म होता है 310। तो ये पूछता है सी ज्ञात करो, कोफिशिएंट ज्ञात करो। तो सी को ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा Q बटा एन। सी को ज्ञात करने के लिए Q बटा एन, क्वांटिटी 310 बटा 1000 करोगे तो 0.31, ये सी का मान आ गया। दिख रहा है ये सी का मान आ गया। ठीक है, ऐसे ही गुणांक के द्वारा समय, स्थान और परिस्थिति के आधार पर तुलना की जा सकती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि गुणांक के द्वारा हम लोग समय, स्थान और परिस्थिति के आधार पर तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट शुद्धता की जांच, इसी का पार्ट है ये। हम सांख्यिकी इकाइयों का अध्ययन करने के बाद शुद्धता की जांच, ये भी एक सांख्यिकी जो अपने अनुसंधान की बात कर रहे थे। कल हमने जो पढ़ा था वो सांख्यिकी अनुसंधान पढ़ा था ना, स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी है ना, सांख्यिकी अनुसंधान के बारे में, के प्लानिंग के आयोजन के बारे में कुछ पार्ट्स पढ़े थे। लास्ट में जैसे प्रतिवेदन होता है, अंतिम प्रतिवेदन, ऐसे शुरू में डाटा कलेक्शन करना होता है, उससे पहले उद्देश्य तैयार करना होता है ना। यहाँ शुद्धता की जांच और मात्रा की बात करेंगे। अनुसंधान योजना की अंतिम स्थिति है शुद्धता की जांच या मात्रा। इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, प्रश्न क्या बन सकता है, अनुसंधान योजना की अंतिम स्थिति है उचित शुद्धता की मात्रा, समस्या की प्रकृति, अनुसंधान का उद्देश्य व क्षेत्र व उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। तो प्रश्न क्या बना, क्वेश्चन बनाना चाहो तो बना सकते हो। दिख नहीं रहा। हाँ, हेलो, नहीं दिख रहा क्या? राइट साइड वाला दिख नहीं रहा। नहीं, एक मिनट अब हाँ अब सही है, अब सही है। वो हिल गया होगा ये शायद। तो शुद्धता की जांच में मात्रा की बात करेंगे, अनुसंधान योजना की अंतिम स्थिति होती है। और एक बात ये पूछता है कि उचित शुद्धता की मात्रा, प्रश्न क्या बना, उचित शुद्धता की मात्रा निर्भर करती है। तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, ये प्रश्न पूछ सकता है कि उचित शुद्धता की मात्रा निर्भर करती है, हमारा आंसर क्या बनना चाहिए। पहला, समस्या की प्रकृति, भी समस्या कैसी है, समस्या की प्रकृति। ठीक है, समस्या की प्रकृति। दूसरा, अनुसंधान का उद्देश्य है, अनुसंधान का उद्देश्य है, अनुसंधान का उद्देश्य एम व क्षेत्र। थर्ड, उपलब्ध साधनों पर निर्भर, यानी उपलब्ध साधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं कि ये प्रश्न बन सकता है, आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। कई बार पढ़ाया हुआ एज इट इज प्रश्न आ भी सकता है, बड़ी बात नहीं है। पिछली बार भी क्वेश्चन काफी आए थे, नोट्स में भी देखोगे तो पिछले में 5-6 साल की बात कर रहा हूँ, 5 साल में 2 बार ये संगणक की भर्ती हो चुकी है और दोनों में ही क्वेश्चन मिले हैं आपको, है ना।
तो यहाँ शुद्धता की जांच और मात्रा की बात करें, जो अनुसंधान योजना हम जो पढ़ रहे थे वो सांख्यिकीय अनुसंधान की बात कर रहे थे, ठीक है ना, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी की बात कर रहे थे, खोज की बात कर रहे थे, तो उस पर कोडिंग की पूरा टॉपिक पढ़ा है, कल वाला भी आप देख लेना, आज वाले में ही कंप्लीट हो जाएगा। शुद्धता की जांच व मात्रा अनुसंधान योजना की सबसे अंतिम स्थिति है। उचित शुद्धता की मात्रा निर्भर करती है समस्या की प्रकृति, अनुसंधान को उद्देश्य व क्षेत्र और उपलब्ध साधनों पर। आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अब कुछ प्रश्न बनते हैं वो हम बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न बना, सांख्यिकीय अनुसंधान का प्रथम चरण। मैं प्रश्न भी रिपीट करवा देता हूं जो कल तक पढ़ाया था। सांख्यिकीय अनुसंधान का प्रथम चरण, सांख्यिकीय अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो याद रखना, अनुसंधान का आयोजन। अब ऑप्शन तो बहुत हैं। ए ऑप्शन दे रखा है समंकों का संकलन, ए ऑप्शन है आपके पास समंकों का संकलन, ठीक है। बी ऑप्शन ये कहता है अनुसंधान का आयोजन, अनुसंधान का आयोजन भी हमें उद्देश्य यानी आयोजन किस चीज के लिए अनुसंधान करना है, तो पहला काम तो यही करना पड़ेगा ना। फिर विश्लेषण करेंगे, सी नंबर पे दे रखा है विश्लेषण, फिर संपादन। ये कुछ पार्ट दे रखे, हालांकि कर्म तो ध्यान रखना, मैंने उसमें लिखा हुआ है ए बी, मतलब एक नंबर पे क्या है, दो पे क्या है। तो हमारा आंसर होगा सांख्यिकीय अनुसंधान का प्रथम जो चरण होता है वो ये होता है, अनुसंधान का आयोजन। और अंतिम स्थिति वो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, है ना, शुद्धता की जांच और मात्रा के बारे में। अंतिम स्थिति है अनुसंधान योजना की। सांख्यिकीय अनुसंधान का प्रथम चरण क्या हो गया? अनुसंधान का आयोजन। एक सांख्यिकीय अनुसंधान में हम प्रयोग करते हैं, एक सांख्यिकीय अनुसंधान में हम प्रयोग करते हैं, तो सीधी सी बात है सांख्यिकीय अनुसंधान, है ना, सांख्यिकीय अनुसंधान में हम क्या प्रयोग में लाते हैं? अनुसंधान में प्रयोग करते हैं, सीधी सी बात, रिसर्च इकाई, रिसर्च करने के लिए कुछ मेथड्स यूज करेंगे, तो संगणना विधि भी कर सकते हैं, संगणना या वह प्रतिदर्श विधि, प्रतिदर्श पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। एबीसीडी नहीं लिख रहा मैं, सीधा सांख्यिकीय अनुसंधान में हम प्रयोग करते हैं संगणना व प्रतिदर्श पद्धति, रैंडमली सैंपलिंग जो मेथड कहते हैं वो, और सेंसस के का प्रयोग करते हैं सांख्यिकीय अनुसंधान में, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्लेषण व निर्वचन की इकाइयां हैं। प्रश्न क्या बना? विश्लेषण व निर्वचन यानी एनालिसिस व आपका इंटरप्रिटेशन की इकाइयां हैं। अब ये मैंने आपको बता रखा था, अभी के करवाया ही है कि इकाइयां हैं। अब वो नंबर एक कहता है भैया दर, नंबर दो कहता है अनुपात, तीसरा कहता है गुणांक। तो क्या आएगा आंसर? भाई आंसर में पहला कहता दर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अनुपात, ऑप्शन सी गुणांक। तो हमारा आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। हमारा आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएंगे, तीनों ही आएंगे। हाँ, हाँ, ये रहेगा। अधिकतर गैर सरकारी यानी निजी सर्वेक्षणों में उत्तरदाताओं द्वारा उत्तर देने का प्रतिशत क्या होता है? देखो निजी सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है निजी सर्वेक्षण, जैसे मैं कोई रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मैं कोई आके प्रश्न किसी से पूछना चाह रहा हूँ, जब मैं मेरे प्रश्न पूछने की कोशिश करूंगा, सामने वाले की इच्छा होगी वो उसका जवाब दे या नहीं दे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि विराट कोहली और धोनी में से कौन पसंद है आपको ज्यादा, तो वो ऑप्शन सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर है। अगला कहेगा मुझे दोनों ही पसंद नहीं है, मुझे तीसरा पसंद है, या कोहली अच्छा प्लेयर है, धोनी अच्छा कैप्टन है, दैट आंसर उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो वो वहां पर हमारे जो रिप्लाई वाली बात आएगी वो न्यूनतम रहती है। यानी निजी यदि कोई सूचनाएं ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हमेशा कई लोग बताते भी नहीं है। सरकार सूचना देने के लिए कानूनी बाध्य होती है, इंपॉर्टेंट बात है। यदि सरकारी होती तो सरकार को तो आपको कानूनी बाध्य होता है, जनगणना के अंदर कानूनी बाध्य किया जाता है कि भैया आप रिप्लाई तो दोगे, ठीक है। हालांकि कुछ लोग झूठ बोलते हैं बट नहीं, उसमें बाध्यता तो रहती है कि साहब आपके घर आएगा, पूरा डाटा कलेक्शन करने की वो कोशिश करेगा, ताकि एक सही प्लानिंग की जा सके, सही नीति निर्धारण किया जा सके।
ठीक है। इसी बात सांख्यिकीय अनुसंधान का अंतिम चरण है। अच्छा क्वेश्चन है। सांख्यिकीय अनुसंधान का अंतिम चरण है ना, अंतिम चरण है। ऑप्शन के हिसाब से भी कई बार आंसर बनते हैं। तो यहाँ पर सांख्यिकीय अनुसंधान का अंतिम चरण होता है निर्वचन व प्रतिवेदन लिखना। निर्वचन व प्रतिवेदन, ये ऑप्शन में दे रखा होगा इसलिए दोनों ही आ गया, वरना प्रतिवेदन ही रहता। प्रतिवेदन लिखना, प्रतिवेदन का अर्थ हो गया सारांश, ठीक है, सारांश। हालांकि निर्वचन भी क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, रिजल्ट्स करने का भी। तो ये पार्ट हो गया। और अंतिम स्थिति अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, वो क्या थी, अभी हमने पढ़ा था ना कि शुद्धता की जांच व मात्रा। तो ये अनुसंधान योजना की अंतिम स्थिति। तो शुद्धता व जांच की मात्रा का मतलब निर्वचन और प्रतिवेदन ही तो हुआ। नेक्स्ट, सांख्यिकी अनुसंधान की एक रीति है। तो ऑप्शन में दे रखे होंगे, उसमें सैंपलिंग आ जाएगा। उद्देश्यों को निश्चित करना बहुत महत्व, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन में लिख देता हूं भैया, बता देता हूं। क्या कहता है, उद्देश्यों का निश्चित करना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह उससे यह निश्चित किया जा सकता है कौन से आंकड़े एकत्रित करने हैं, कौन से आंकड़े एकत्रित करने हैं। इतना ही याद रख लेना, है ना। इस तरह कोटेशन चलती हुई आएगी, ये लाइन याद रखोगे तो उसी से काम चल जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा नीस्वेंगर। नीस्वेंगर ने ये कोटेशन दी थी। लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो। उद्देश्यों का निश्चित करना